गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के सोशल साइंस का इस क्लास में जो है पार्ट 2 में चैप्टर जो है आपका 4 दूसरे लेक्चर के माध्यम से आपको पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय अभियान गाथाओं के बारे में अध्ययन कराना है। और उसी के साथ साथ जैसे पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं का विजय अभियान चालू हुआ, उसके साथ साथ तमाम बीमारियों का विश्व में प्रसार भी हो गया। इसके पहले जो है आपको जो है विभिन्न देशों की यात्राओं और व्यापार, संस्कृति, बीमारियों के आदान प्रदान के बारे में बताया गया था, समझाया गया था। तो इस समय तक इन अमेरिकी भूभागों में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में शुरुआत में आरंभ हुई थी। 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य में प्रारंभ हुई। इस चीज की प्रक्रिया औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। यह कार्य पुर्तगाली व स्पेनिश सेनाओं ने अपने विजय अभियान के साथ प्रारंभ किया। तो पुर्तगाल के लोग और स्पेन के लोग अपने देश से यात्राएं प्रारंभ किया और दूसरे देश में अपने औपनिवेशिक राज्य को बसाने की प्रक्रिया को चालू किया। अमेरिकी भूभाग के औपनिवेशीकरण में इन सैनिकों एवं उनके अधिकारियों के साथ अन्य बीमारी के कीटाणुओं का भी पूरे विश्व में आदान प्रदान हो गया। केवल व्यापार का आदान प्रदान नहीं हुआ पूरे विश्व में, उसके साथ साथ तमाम कीटाणुओं के द्वारा विभिन्न बीमारियों का भी प्रसार हो गया। इसकी पुष्टि हम कुछ तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर ही विजय नहीं होती थी। यूरोप की जो सेना थी केवल अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर विजय नहीं हो पाती थी। यहाँ तक कि स्पेनिश विजेताओं के पास कोई परंपरागत प्रकार का शक्तिशाली हथियार भी नहीं था। स्पेन के सैनिक जो थे वो भी विजय पाते गए, लेकिन उनके पास कोई पुराना बहुत परंपरागत हथियार नहीं था। उनका घातक हथियार तो चेचक था। देखिए, हथियार तो ही नहीं मार किए कि हमारे पास जो है बर्छी हो, बंदूक हो, और बम हो, राइफल हो। वे तमाम बीमारियों को अपने साथ में लेके चलते थे और जहां जाते थे वहां छोड़ देते थे। और वहां के लोग ग्रसित हो गए बीमारी से। तो वे कीटाणु थे जो स्पेनिश सेनाओं या सेना के सैनिकों और उनके अधिकारियों के साथ साथ अमेरिका भी पहुंचा दिया गया। अब अमेरिका के लोग जो है चेचक से ग्रसित बीमार हो गए। इस तरह से उनके हथियार थे, लेके चलते थे। अमेरिका के लोग सदियों तक बाहरी संसार से अलग थलग रह रहे थे। सदियों तक वहां कोई नहीं जा रहा था, कोई पता नहीं पा रहा था अमेरिका है। तो कोलंबस ने वहां का तो पता लगाया, उसके बाद सब लोग जान गए हाँ अमेरिका है, यहाँ है, ऐसे है, इस रास्ते से जाया जाता है। जिस कारण उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमी था, अतः वे चेचक की बीमारी का आसानी से शिकार हो गए। एक बार संक्रमण आरंभ होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप पर पैर पसार गई। इसने पूरे के पूरे अमेरिकी समुदायों का सफाया कर दिया। अमेरिका महाद्वीप पे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में जब ये पहुंचा चेचक, तो वहां के तमाम लोगों का सफाया कर दिया। मृत्यु के जाल में समा गए सभी लोग। और पुर्तगाल के लोग, स्पेन के लोग विजय पाते गए। तो इस तरह से आपने देखा कि पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं की विजय अभियान चालू हुई और उसके साथ साथ बीमारी भी पूरे विश्व में फैली। फिर 19वीं शताब्दी तक यूरोप की दुर्बल स्थिति हो गई, कमजोर स्थिति हो गई। यूरोप महाद्वीप की 19वीं शताब्दी में स्थिति कमजोर पड़ गई, ढीली पड़ गई। और व्यापार के लिए अमेरिका आगे आया। अमेरिका अपने यहां से चल दिया व्यापार करने के लिए कि अब जो है यूरोप के लोग भी व्यापार कर रहे हैं, तो हम लोग भी अब व्यापार करें। तो जब अमेरिका आया तो यूरोप की स्थिति ढीली पड़ी। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही बोलबाला था। यूरोप के नगरों
ने जनसंख्या की बहुलता और सर्वत्र बीमारी फैलने के कारण वहाँ आपसी धार्मिक टकराव एवं सामान्य सी बात थी। छोटे छोटे बातों पर लोग झगड़ पड़ते थे, धर्म के आधार पे, धार्मिक आधार पे झगड़ा कर लेते थे। तो इस तरह से यूरोप के लोगों की स्थिति कमजोर होती गई। धार्मिक असंतुष्टों को दंडित किया जाता था। इनका परिणाम यह हुआ कि अनेक लोग यूरोप से अमेरिका चले गए, अमेरिका भागने लगे। सब लोग, यूरोप के लोग अब अमेरिका की तरफ पलायन कर दिए। वहां पहुंचे पुर्तगाली और स्पेनिश विजेता अपने निवेशों से दास पकड़कर लाते थे, मजदूर पकड़ के लाते थे, दास मजदूर पकड़ के लाते थे। इन दासों को अपनी व्यापारिक आदि विभिन्न कार्यों में लगा देते, व्यापार में लगा देते थे। उन मजदूरों को, इन दासों को काम पर लगाकर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास, चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। वे मजदूर अब क्या करने लगे? यूरोप के बाजारों में कपास की खेती करने लगे, चीनी का उत्पादन करने लगे। इन दासों का विशेष बाजारों में क्रय विक्रय भी होता था, मजदूर खरीदे बेचे जाते थे। ऐसा भी समय था। फिर 18वीं शताब्दी तक चीन एवं भारत की स्थिति क्या थी? 19वीं शताब्दी तक में यूरोप की स्थिति कमजोर पड़ गई। उसके बाद जो है, उसके पहले 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन की भी स्थिति कैसी रही संसार में? चीन एवं भारत दो ऐसे राष्ट्र थे जो 18वीं शताब्दी के बीच तक विश्व के सबसे धनवान राष्ट्रों में गिने जाते। तो 18वीं शताब्दी में पूरे संसार में चीन और भारत दो ऐसे देश थे जो बहुत धनवान थे। कब? 18वीं शताब्दी में। एशिया के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा इन्हीं दो राष्ट्रों का व्यापारिक दृष्टि से वर्चस्व भी था, भारत का और चीन का। फिर भी विशेषज्ञों के अनुसार 15वीं शताब्दी से चीन ने अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को कम करना प्रारंभ कर दिया। चीन ने बहुत सारे देशों से अपना रिश्ता बिगाड़ लिया, रिश्ता नहीं रखना चाह रहा था। परिणाम हुआ कि वह अलग थलग पड़ने लगा। चीन के व्यापारिक दृष्टि से कम होते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व के कारण यूरोप विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। यानी अब चीन जो है यूरोप की बाजार से दूर होता गया और अमेरिका का प्रभाव जमता गया। तो 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। व्यापार की दृष्टिकोण से धनवान देश में गिना जाता था संसार के। 16वीं शताब्दी में विश्व के एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निकट आने लगे। उसके मध्य आपसी आदान प्रदान बढ़ता गया तथा संचार के साधन भी बढ़ते गए। संचार, अपनी बात को दूर से ही कह देना, बता देना, संचार व्यवस्था बढ़ती गई। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगे थे। दुनिया सिकुड़ने लगी थी क्या मतलब? कपड़ा की तरह सिकुड़ने नहीं लगे थे। यानी सुविधाएं बढ़ने लगी। सुविधाओं के बढ़ने से बहुत दूरी कम लगने लगी। इससे हवाई जहाज की व्यवस्था अगर हो जाए, यानी है, तो हमें मुंबई जाना आसान है। लेकिन मुंबई जाने के लिए अगर हम जो है किसी जो है ऑटो का इस्तेमाल करें तो मुंबई हमें बहुत दूर लगेगी कि मुंबई बहुत दूर है। लेकिन हम प्लेन से बैठते हैं तो प्लेन में बैठने से हमें मुंबई बहुत नजदीक लगती है, दिखती है। तो इस तरह से दुनिया अब सिकुड़ने लगी, सुविधाएं बढ़ने लगी, संचार का माध्यम बढ़ गया। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में आपको और चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू।